ठीक है। अब सुनो, अब सुनो। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखाडोलासीनवेगातः किमपि कूजन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। धन्यवाद। बस बस। हाँ, इतनी है। अच्छा। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखादोलासीना मृगातैः किमपि कूजन्ति वृक्षा, है ना। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम। मुझे भी बहुत दिन हो गया। हाँ, तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा पाठ है। आप लोग भी, ये 6th क्लास का पाठ है। नीतू जी ये 6th क्लास में है, रुचिरा के। हाँ जी, मैं यही बोलने वाली थी। 5वां पाठ है। 5वां है या 6ठा है? अच्छा, ये आप ये सब श्लोकों के पूछ रहे हो ना? चलिए। पंचम पाठ है। पंचम पाठ है वृक्षा। हाँ हाँ, 5वां पाठ है, बिल्कुल ठीक है। ये तो है ही। इससे पहले एक प्रश्न किसी ने पूछा था, उन प्रश्नों सर के वो संधि उत्तर। के ऊपर, संधि पर है। हाँ, वो किसने पूछा था? आपने ही पूछा था क्या? नहीं सर, शालू जी ने उत्तर दिया है उसका। और पूछा किसने था? अच्छा, रिंकू शर्मा। चलिए, फिर तो रिंकू शर्मा तो क्लास में है ही नहीं। एक काम करेंगे, कम मातृसभा। देखिए, शालू जी ने तो जो उत्तर दिया ना, उसने मात्रोत्सव जो किया है वो गलत है। मातृत्सव है। सर मैं भी वही ठीक सोच रही थी। चलिए, मैं एक एक का बता देता हूं। देखिए, प्रणुदन उद्गम का क्या बन जाएगा? प्रणु, ऐसा करता हूं, प्रणु धन उद्गम, ठीक है। इसका क्या बनेगा? उ को वो आदेश हो जाएगा। शरणोदकम, ऋण व उदकम, तृणबुद्धकम, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे लिखता हूं मैं। ताकि इसको सेव करके मैं ग्रुप में ही भेज दूं, आंसर हो जाएगा। तृणबुद्धकम, ठीक है। ये यण संधि, ठीक है। दूसरा क्या था? गुरुजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे नहीं रहा है जी, सर, मेरे साफ। आपके फोन में देखिए एक बार, साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे वाले में तो बिल्कुल अच्छा ब्लैक चलिए, ब्लैक है। आपको दिखाई दे रहा है? व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, मेरे को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा? नहीं सर, अब दिखाई दिया है। अब क्या दिखाई दिया? अब आप दिखाई दियो। चलो, मैं तो दिखाई दिया ना आपको, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद में अब आपको व्हाट्सएप पर फोटो दिखाई दे रहा है? सर अभी आया नहीं है, सर आ गया। हाँ जी सर, अभी आया है। आ गया। तो ये पहले वाले का कर दिया हमने, श्रुणु इदकम। अब देखिए, श्रुणु इदकम, इसमें जब करेंगे
यहां भी ऊ है और यहां ई है, तो क्या बन जाएगा? ट्रू न व, और इसमें ई मिल जाएगा, तृणविदकम। ठीक है, ये बनेगा। इसमें भी यण संधि। ठीक, फिर तीसरा प्रश्न क्या है? मातृधन उपदेश, नहीं उत्सव। मातृधन उत्सव, हाँ, मातृधन उत्सव। तो इसका क्या बन जाएगा? मातृ री को जगह पर में देखिए, अ ई उ मतलब य र ल व, यण आदेश होता है ना, ऐसा बनेगा। य इक के जगह पर, इक की जगह पर में ई उ री और री के स्थान पर य व र और ल, ये आदेश होता है। तो मातृ री की जगह पर में र आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? माँ त, और त में र मिलता है तो क्या बन जाता है? मात्र। मात्र, और उसमें उ मिल जाएगा तो मातृपदेश। मातृपदेश है ऐसा। ठीक है, मातृपदेशा नहीं बनेगा, मातृपदेशा बनेगा, यहां भी यण से। ठीक है, तीनों जगहों पर यण संधि होगा। फिर उसके बाद आपका इन्होंने पूछा क्या पितृपदेशा में कौन सी संधि है? जैसे अभी हमने मातृपदेशा का किया था, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? ठीक है, कौन संधि और संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए, पितृपदेशा भी उसी तरीके का बनेगा। पितृप पितृपदेशा कैसे बन जाए? पितृगण उपदेश ई को पितृपदेश। चलिए करके देखते हैं। पितृ तो होगा नहीं, पितृ भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें यदि हम पितृ करते हैं? सर यहाँ पे पित्रा हो सकता है, पित्रा उपदेश। तो पितृपदेश में भी नहीं बनेगा ना। अच्छा, सर आपने मातृधन उत्सव लिख रखा है और बाद में मातृ उपदेश, ठीक कर लीजिए। क्या क्या? सर मातृधन उत्सव और आपने फिर बनने में मातृ उपदेश बना रखा है। अरे हाँ, वो थोड़ा उपदेश, ये पितृपदेश है ना, हाँ जी, वो इसके मातृ के साथ कारण रहता है ध्यान में आ गया। मातृत्सव, टिकटॉक नहीं, पितृधन उपदेश
करेंगे। पितृधन उपदेश ऐसा बन सकता है क्या? ऐसा ही बनना चाहिए सर, पितृपदेश। तो भाई या तो ह्रस्व ही तो बनेगा नहीं, परंतु पितृ बनता कहाँ है? पितर ही बनता है सप्तमी विभक्ति एकवचन में। पितर ही, सप्तमी विभक्ति एकवचन में पितर ही बनता है। मातृत्व में तो गुरुजी मातृ लिया था, तो उसमें कौन सा मतलब, उसमें भी तो मातृ बनेगा। उसमें तो मातृ ऐसे बन तो जाएगा ना, रॉ की जगह पर में रॉ आ जाएगा। यहाँ कुछ कंफ्यूजन कर रहा है ये। सर मुझे लग रहा है ये वर्ड ही गलत लिख रखा है, पितृपदेश होना चाहिए सर। हाँ, यो नहीं होना पितृ चाहिए। पितृपदेश होगा, फिर पितृ और उपदेश बन जाएगा इसका, पितृधन उपदेश। सर ये जो त्रा या उ लगा रखा है ना, ये त्रु होना चाहिए, त्रा उ फिर आधा पा और देश। हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा दिया है। सर क्या पता उनसे गलत लिखा गया हो भी सकता है सर। सर पा आधा आएगा। आधा है? हाँ जी। और कहाँ आधा है? नहीं आएगा, आधा ऐसे ही पितृपदेश आएगा। में पूरा ही नहीं नहीं, आएगा। आधा नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही आएगा। ठीक है सर। आधा कैसे आ जाए? ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद और क्या प्रश्न था? मातृधन ऋकारा, इसमें कौन सी संधि? चलिए मातृधन ऋकारा में संधि बताइए। सर ये दीर्घ संधि होगी, री और री दीर्घ हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। मातृका, ठीक है। दीर्घ संधि। और अंतिम क्या है इसमें? एक और पूछा है, गव्यूति में कौन सा संज्ञा सूत्र है? तो इसमें आता है आपका एक सूत्र है, गो जमा में युक्ति, गो धन युति, गोधन युक्ति। गव्यूति। इसमें बनता है वांतो ये प्रत्यय, यकार आदि प्रत्यय परे रहते। हाँ आपका यकार आदि प्रत्यय परे रहते आपको अव आदेश हो, अव या आव आदेश होगा। गुरुजी वांतो प्रत्यय वार्तिक है। नहीं, ये सूत्र है। अधोपरिमाणित है, अधोपरिमाणित से लगता है। वांतो ही प्रत्यय तो सूत्र है, परंतु जो गव्यूति बनता है ना, इसका उदाहरण बनता है गव्यम, गौ धन यम, ठीक है, और नाव्यम, नौ धन यम, ठीक है, ये बनता है।
ठीक, गव्यम और नाव्यम बनता है, लेकिन इसमें क्या लगता है, अध्यो परिमाणे च गव्यूति। अध्व परिमाणे च गव्यूति। अध्व परिमाणे च ये वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा ये होता है। ये वाला लगेगा गुरुजी इसमें? हाँ, गव्यूति में ये वाला लगता है। गव्यम नाव्यम, गव्यम नाव्यम से वांतोयी प्रत्यय लगता है, यकार आदि प्रत्यय परे रहते हैं, परंतु गव्यूति के अंदर में अध्व परिमाण च गव्यूति ये वार्तिक लगता है, सूत्र नहीं। ठीक है, अध्व परिमाण च मतलब समझते हो, अध्व का मतलब होता है मार्ग, मार्ग के परिमाण के लिए गो युति, युति मतलब 4 कोस के लगभग बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा इसका मतलब मार्ग का परिमाण होता है, जैसे वो 2 किलोमीटर चला, 5 पहले के टाइम पर कोस हुआ करते थे। ठीक है, तो वो कोस चले ऐसा। ठीक, इसको सेव कर दूं। अभी 1 मिनट देखते हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो ठीक है। अभी क्या दिख रहा है आप लोगों को? आप दिख रहे हो? अभी व्हाट्सएप दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, आप ही दिख रहे हो। अभी आप दिख रहा है सर। मैंने भेज दिया ग्रुप में। फोन बाद के लिए रखता हूँ, बाद में मुझे समय मिलता नहीं है, अभी भेज दिया। चलिए ठीक है, कल आप लोगों ने कुछ अभ्यास किया उसका? हरिओम, कल कुछ अभ्यास किया? हाँ जी गुरुजी, समास का किया था। समास का किया था? जी गुरुजी। अच्छा, समास से पहले एक प्रश्न यहाँ पे इन्होंने भी पूछा है, तो इनके प्रश्न का भी उत्तर दे दिया जाए। क्या अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आप दिखाई दे रहे हो गुरुजी। अभी आप दिखाई। सर आ गया व्हाट्सएप। अनु जी आज ज्वाइन करनी नहीं कर पा रही, क्या बात है? ये दिख रहा है आपको, फोटो दिख रही है? हाँ जी। अयम तो दक्षिणो बाहु आयुधम सदृशम मम। भीम बोलता है कि अयम तू दक्षिणो बाहु, दक्षिण बाहु जो है ना, दक्षिण बाहु ये मतलब दाया हाथ, ये तीसरी बार आई है। दक्षिण बाहु जो है मेरा आयुध के समान है, आयुध मतलब समझते हो अस्त्र के समान है दक्षिण बाहु। भीम तो जानते ही हो, भीम का भाई हाथी एक मतलब एक पड़ गया जिसको हाथ से गया वो, तो वही है, वो बोलता है ये जो मेरा दक्षिण बाहु है ना, वो एक अस्त्र के समान। ठीक है, आयुधम सदृशम मम भीमस्य अनुकरिष्यामि शस्त्रम बाहुर भविष्यति। हाँ, तो मतलब क्या है हमारा,
भीम का अनुकरण मैं करूंगा तो मेरा शस्त्र भी क्या हो जाएगा, बाहु हो जाएगा। मेरा भी हाथ जो है ना, हाथ वो एक शस्त्र हो जाएगा अगर मैं भीम का अनुकरण करूंगा तो शस्त्रम बाहु और भविष्य, ठीक है, बाहु जो है वो शस्त्र हो जाएगा। वयम अपि च भुजा युद्ध प्रधाना, हम भी जो है भुज युद्ध में मतलब मल्ल युद्ध में प्रधान है, ठीक है। हम लोग भी जो है मल्ल युद्ध, भुजा युद्ध जो होता है ना, भुजा युद्ध जानते हो, हाथ से हाथ का युद्ध, मतलब पाँव से ऐसे से वो उसका, जिसे हम कुश्ती बोलते हैं, कुश्ती यही है ना, भुजा से भुजा का युद्ध है। वैसे तो शरीर से शरीर का है, परंतु उसमें हाथ से हाथ लड़ा जाता है, तो वही पंजा लड़ाना भी बोल सकते हैं वैसे, पर कुश्ती ज्यादा अच्छा रहेगा। आया समझ में? हाँ जी आ गया सर। एक मान निषाद वाला हो रहा है, उसका भी बता हाँ। दीजिए, उसका मुझे अर्थ नहीं पता। उसका अर्थ तो थोड़ा कठिन है। अब कैसा है देखिए, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमग्म शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये जो है ना, ये आपका बहुत बढ़िया श्लोक है। पूरे रामायण के प्रारंभ होने की कथा इस पे आती है, ठीक है। इसके अनुसार पूरा रामायण जो है ना इसी से बना है। मां निषाद प्रतिष्ठाम, हे निषाद। पता है वाल्मीकि जी जो है, आप लोगों को पता है ना रामायण कथा कैसे शुरू हुई, पता है आपको? कहानी पता है? जी सर, जी सर। पता है तो संतोष जी आज आप बताइए क्या पता है, हम सुनते हैं, बताइए, चलिए। गुरुजी इसमें मतलब वाल्मीकि जी ने ना जो क्रौंच का जो मतलब पक्षियों का जो जोड़ा बैठा हुआ था ना, उसमें से किसी मतलब शिकारी ने उसको एक को वो कर दिया था, मतलब मार दिया था। उसको ही देख के उन्होंने मतलब ये उनके मुख से ये मतलब श्लोक निकला था ना तभी, और यहीं से रामायण की शुरुआत होती है। देखो क्या होता है कि इसी पर एक वाक्य है, मतलब श्लोका शुकत्वम आगत, इस पे लिख नहीं सकते तो हम यहाँ लिखते हैं, मतलब उसके शोक से श्लोक उत्पन्न हुआ था। शोकत्वम आगत। जब वाल्मीकि जी एक जगह पर स्नान करने के लिए गए, वहां पर क्या हुआ, दो क्रौंच का जो जोड़ा है वो दोनों आपस में विहार कर रहे थे, आपस में प्यार कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे वो दोनों कर रहे थे। उसमें क्या हुआ, उसी समय एक निषाद, निषाद का मतलब क्या होता है, बहेलिया या पक्षी को शिकारी, शिकारी शिकारी जो है वो आता है और वो क्या करता है, बाण चलाता है, उसमें से एक जो है मर जाता। उसको देखते ही वाल्मीकि जी को बहुत करुणा आती है, करुणा दया आता है, और उनके मुख से अचानक ये श्लोक जो होता है वो प्रकट हो जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम, हे निषाद त्वम प्रतिष्ठाम अगमः, अगमः मतलब प्रतिष्ठा नहीं पाओगे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः, शाश्वती मतलब जो है तुम्हारी जो प्रतिष्ठा होगी वो कभी नहीं होगी। हाँ, यद क्रौंच मिथुनात एकम, यद क्रौंच मिथुन में से एक को अवधि काम मोहितम, अवधि का मतलब वध किया, ठीक है, काम मोहितम काम से मोहित एक क्रौंच में से एक को आपने मार दिया, इसलिए जो तुम्हारा जो है, हाँ वो आपका श्लोक दिखाता हूँ ना, श्लोक यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड पे ये दिख रहा होगा आपको, श्लोक ये मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती सम, शाश्वती सम मतलब हमेशा के लिए तुम्हारा जो है प्रतिष्ठा मतलब नहीं रहेगा, यानी कि तुम्हारी प्रतिष्ठा कभी नहीं रहेगी। हाँ तुम जो है हमेशा मतलब क्या है आपका, ये परेशान रहोगे, ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि शांति नहीं मिलेगी, विचलित रहोगे हाँ मतलब। विचलित रहोगे।
क्योंकि तुमने क्या किया, क्रौंच के मिथुन में से, मिथुन मतलब युगल में से एक अवधि, एक को मार डाला, काम मोहितम। ठीक है, इसमें क्या है, इस वाले श्लोक में दूसरा अर्थ भी निकलता है। दूसरा अर्थ अभी मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो क्या होता है, इसको जोड़ करके अर्थ निकलता है। वो जाता है एक रामचंद्र जी के, जी सर। ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, जो रामचंद्र जी के अर्थ में जाता है, तो इसलिए ब्रह्मा जी प्रकट होते हुए, श्लोका शोकत्व मांगा, फिर ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोलते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा छंदोबद्ध लय का आपने रचना कर दिया। इसीलिए आदि काव्य बोला जाता है ना, उससे पहले श्लोक नहीं थे, इनके मुख से पहला श्लोक यही निकला था। और ये निकलते ही फिर क्या हुआ था, वाल्मीकि ब्रह्मा जी ने बोला आप जो है काव्य की रचना करो। फिर उन्होंने रामायण रचना शुरू किया ब्रह्मा जी की प्रेरणा से। ठीक है, नीतू जी समझ में आया? जी सर। देखिए एक चीज है, मैं आपको कल तो वो बताया था, आज मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूँ। गुरुजी कल वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर देते हैं। हाँ कर दूंगा, आज कर। आज मैं एक नया चीज आपको बताने जा रहा हूँ। आपका देखिए पेपर का पूरा एक पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम जो होगा मेरे हिसाब से, जो मैं सोचता हूँ कि पूरे पुराने पेपर को देखने के बाद में मेरा ये मानना है, फर्स्ट पार्ट तो अपना फर्स्ट पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट में तो कुछ मैं कह नहीं सकता। बाकी सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको ये बता सकता हूं, देखिए 20 से 25 के बीच में आपके प्रश्न रहेंगे व्याकरणात्मक। दस से 15 के बीच में रहेगा आपका साहित्य में सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब क्या है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं, क्या है, ये सब चीजें, महाकवि, चंपू काव्य, इन सब के ऊपर प्रश्न। 10 से 15 के बीच में रहेगा सूक्ति इत्यादि। सूक्ति या आपका कोई भी सुभाषित या कुछ भी ऐसा हो सकता है, हाँ वो ये रहेगा। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 20, 10, 30, 10, 40 प्रश्न ऐसे बन रहे हैं। फिर उसके बाद में आपका जो व्याकरणात्मक है उसमें साहित्य का तो सामान्य परिचय हो गया, फिर छंद, छंद अलंकार इत्यादि से 10 से 15 के बीच में, छंद अलंकार इन सब से रहेगा। ठीक, टोटल ये 50, 60, 70 के लगभग प्रश्न बन गए, 60 या 70 के लगभग। और 10 क्वेश्चन तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, वो तो निश्चित है। और आपके कुछ प्रश्न व्याकरणात्मक में, कुछ प्रश्न अलग से भी रहेगा, जैसे अनुवाद हुआ, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य परिवर्तन हुआ, ये प्रश्न आपके ये सब ऐसे रहेंगे। तो टोटल कुल मिला जुला करके 100 नंबर का जो पेपर बनेगा उसमें इस प्रकार का स्वरूप रहेगा कि व्याकरण से थोड़े ज्यादा प्रश्न होते हैं, साहित्य से भी प्रश्न ज्यादा होते हैं। ये मैंने 10 से 15 लिखा है। सामान्य परिचय में मतलब जैसे मान लीजिए किसमें कितने सर्ग है, कौन सा काव्य किसका है, इन सबसे प्रश्न बहुत रहते हैं। ठीक है, सूक्तियां, इन सबसे प्रश्न रहेंगे।
कुछ जो मेरे हिसाब से लगता है, जो इसमें संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, इसी में ही वैदिक साहित्य भी लिया जा सकता है। वैदिक साहित्य के अंदर में मान लीजिए ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, हाँ, या आपका ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या, अथर्ववेद के ऋत्विक, सामवेद के ऋत्विक, जो सामान्य प्रश्न है वो, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब चीज, ऐसे 5 प्रश्न के लगभग 5 से कम ही होंगे, जहां तक मुझे लगता है 5 से कम होंगे। कुल मिला जुला करके इन सबको अगर जोड़ा जाएगा तो 100 प्रश्न हो जाएंगे हमारे, ठीक है। कि इसमें किसी में आगे भी ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। दर्शन वगैरह से प्रश्न नहीं होते। दर्शन से देखा जाए तो प्रश्न एक भी अभी तक देखा नहीं गया है, और मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं भी होंगे। अभी आज जो हम लोग करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं हम लोग, आपका एक मिनट, आज हम लोग एक बुक है जो 11th और 12th क्लास का कंबाइंड बुक है। उस बुक के हम एक तो चैप्टर के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। आप लोग देखोगे तो कहोगे कि संस्कृत साहित्य का तो फिर तो पूरा यहीं से हो जाएगा। मैं आपको दिखलाता हूँ। आपको पुराने पेपर भी फिर उससे समझ में आएंगे, अच्छा ये प्रश्न यहाँ से पूछा हुआ है, ये प्रश्न यहाँ से, तब समझ में आएगा। सबसे पहला पार्ट देखिए, वाह, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड ना? सर जो आपने ये बताया था ना कि 20-25 क्वेश्चन वो आएंगे, वही दिख रहा है अभी तो। अभी क्या दिख रहा है? अभी बस कुछ लिखा हुआ नहीं सर, शायद ब्लैक बोर्ड निकाला हुआ आपने। दिखा? अब हाँ जी, अब आ गया, संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास। तो देखिए, संस्कृत भाषा का उद्भव एवं विकास है। इसमें संस्कृत भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोग यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये पढ़ करके इतना फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग सब लोग सामान्य सी बातें जानते ही हैं, ठीक है। संस्कृत संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा, ये कौन नहीं जानता संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। इस भाषा में प्राचीन सब भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में रचनाएं होती रही हैं, साहित्य लिखा जाता रहा है। जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे, उन दिनों की भी भाषा की रचनाएं मौखिक परंपरा से चल रही थी। उस परंपरा की रचनाएं जो आज बची है, अक्षरशः सुरक्षित है। यही नहीं, उनके उच्चारण भी, विधि भी, उच्चारण की विधि भी पूर्ववत है, उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी यहाँ की भावना है। वसुधैव कुटुंबकम ये कहाँ का वाक्य है, बता सकता है कोई? उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कहाँ सर का है? मुंडकोपनिषद का है क्या? केनो? नीति शतकम में से है क्या गुरु जी? बताइए बताइए, बहुत सरल सा इसका उत्तर है। नीति शतकम से। नीति शतकम में हो भी नहीं सकता, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए कैसा होता है, नीति शतकम में नीति परक होते हैं श्लोक, तो ये नीति वाले नहीं है। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बताइए ज्योति जी। अर्जुनियम कैसा? अरे भैया, किरातार्जुनियम कहाँ जा रहे हो? नमस्ते। हाँ नमस्ते, कहाँ का है ये?
सर मैं ऑप्शन पूरा दीजिए, श्लोक- ऑप्शन। पूरा श्लोक लिख देता हूं यहाँ पे, तब शायद याद आ जाए। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। अब से आया सर ऑप्शन दे, सर ऑप्शन दे दीजिए। अभी भी याद नहीं आया? चलिए बताता हूं। चाणक्य नीति, ठीक है? सर मैं बताऊं सर? हाँ हाँ, एक मिनट सर, याद आ रहा है। चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से। हितोपदेश का है, हितोपदेश का है सर। हितोपदेश का? अब मैं बोल दूंगा तो फिर ऑप्शन दूंगा तो कैसे होगा? नहीं नहीं, रुकिए। चाणक्य नीति, हितोपदेश, मनुस्मृति, पंचतंत्र। बोलिए। चाणक्य नीति, हितोपदेश, मनुस्मृति और पंचतंत्र। मनुस्मृति। हाँ, मनुस्मृति का है, ठीक है। मनुस्मृति में है ये श्लोक, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक, इस प्रकार के श्लोक जो मिलते हैं ना, वो मनुस्मृति में ही मिलते हैं। हमारे यहाँ के संस्कृति विशेष के इन सब चीजों के श्लोक कहाँ मिलेंगे? मनुस्मृति में मिलेंगे। सर हितोपदेश का नहीं है ये? नहीं नहीं, हितोपदेश में नहीं सर लेकिन मेरे पास बुक है, उसमें लिखा हुआ है वो हितोपदेश का ही है। कहाँ पर लिखा है?